Hi all, let's start. Uh, Let me just show you my mark list of last. I appeared in June 2025. My score was 254. Breakup was 43 in paper 1 and 84 in paper 2, right? So अटेंशन स्पैन लगभग 8 सेकंड का ही हो गया, तो मुझे भी पता है ज़्यादा लोग हार्डली मेरा वीडियो 30 सेकंड तक का देख के आगे स्क्रॉल कर लेंगे, लेकिन दोज हु विल वेट टिल द एंड, आई एश्योर यू, ट्रस्ट मी, फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन देर विल बी अ क्वालिटेटिव शिफ्ट इन टू योर प्रिपरेशन स्टाइल, राइट? बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, 2023 से लेके 23, 24 एंड 25 के क्वेश्चंस देखेंगे और उससे हम थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रिपीट वैल्यू देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके सोर्सेस भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम किस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लू क्या क्या है ऑप्शंस में, कॉन्टेक्स्ट में कैसे क्वेश्चंस को देखना है, ताकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजिकली वो पूछ रहे हैं कि ईयर्स पूछ रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन को पॉसिबल नहीं है कि हर एक ईयर याद हो, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर इवेंट को एक कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करें, एक स्टोरी लाइन जैसा सोचे, तो वो हो जाता है क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले कट ऑफ देखते हैं, राइट? सो 2000 जून का जो जिस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, मेरा स्कोर 254 था और यूआर का कट ऑफ 244 था, राइट? सो कट ऑफ से भी मेरे लगभग 10 मार्क्स ज़्यादा थे, 244, राइट? और नेट का 218, राइट? दिसंबर में यूआर का 234 था, सो 10 से बड़ा है, तो मुझे लगता नहीं इससे बहुत ज़्यादा कुछ नीचे आएगा, कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा या इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि ट्रेंड ही आजकल यही चल रहा है, राइट? ओबीसी का 236, ईडब्ल्यूएस का 238, एससी का 222 एंड एसटी का 218। नेट के कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है और पीएचडी ओनली का यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन पॉज एंड एनालाइज दिस कट ऑफ, राइट? तो दिसंबर का अगर देखें तो लगभग 10 से बड़े हैं, मतलब यहाँ पे 234 था, 244 हो गया, 226 था, 236 हो गया, 212 था, 222 हो गया, राइट? सो लगभग 10 से बड़ा है कट ऑफ, राइट? तो ये था कट ऑफ। तो आपको आगे यहीं पे सोचना पड़ेगा कि एट एनी कॉस्ट आप पेपर 1 में 40 से नीचे आना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और पेपर 2 में 80 से नीचे आना एटलीस्ट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो वहां पे 80, यहाँ पे 40, मतलब ये तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है आपके लिए, राइट? इससे आगे ही आपको परफॉर्म करना है। तो अ, अगर कुछ ब्रॉड यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, तो हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मतलब जो पॉलिटी का सेक्शन है, जो आपका मोस्टली इस एक बुक से लगभग 90% से ऊपर ऊपर कवर हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके मैं और एक सोर्स आपको बताऊंगा, अगर मतलब जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं उनके लिए, हम लक्ष्मीकांत उन्होंने पढ़ा हुआ है, इसके मल्टीपल रिविजन्स भी हुए होंगे, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है, राइट? इसमें बहुत सारे चार्ट्स दिए हुए हैं, जो 7th एडिशन मैं रेफर कर रहा हूँ। इसमें अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जो भी, मतलब बहुत सारे चार्ट्स, अलग अलग अमेंडमेंट्स के चार्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, या हमने किस कंट्री से क्या बोरो किया है, राइट? आर्टिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, या आज तक के एनसीएसटी के प्रेसिडेंट, एनसीएससी के प्रेसिडेंट, वुमेन कमीशन के जो भी चेयरपर्सन है, तो ये सारे चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट? तो ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। लेकिन जो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे उनके लिए एक उड़ान का एक छोटा सा 100-120 पेज का एक बुकलेट आता है, राइट? उड़ान का प्रीलिम के लिए, इंडियन पॉलिटी करके, इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हो, ये भी बेस्ट सोर्स है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जून 25 में 25 क्वेश्चंस, अराउंड 25 क्वेश्चंस थे। जनवरी के साइकिल में 18, 2024 में जो सितंबर में साइकिल हुआ था, शिफ्ट 1 2 में, शिफ्ट 1 में 16 और शिफ्ट 2 में 35, इतने सारे क्वेश्चंस बस एक यूनिट से थे, राइट? ये थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है एक दो से, मतलब यूनिट और यूनिट से, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, राइट? जून 25 में 18 क्वेश्चंस, जनवरी 25 में 26 क्वेश्चंस, सितंबर 24 के शिफ्ट 1 में 10 और शिफ्ट 2 में 15 क्वेश्चंस। तो ये दो, इन माय व्यू, दिस टू आर, मतलब अगर स्टैटिस्टिकली भी देखें तो ये दो यूनिट्स लगभग आधा पेपर आपका कवर कर देते हैं, राइट? और उसके एक, इसका इंपॉर्टेंट हमारे लिए या इसका सिग्निफिकेंट ये भी है कि इन दोनों के भी अच्छे सोर्सेस हमारे पास है, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, राइट? तो ये यहाँ पे हो गया।
देन थर्ड इंपॉर्टेंट इज पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इन तीन को क्लब करके पढ़ना होता है, राइट। तो यहाँ पे अराउंड 15 to 20, अराउंड 20 क्वेश्चंस इन तीन यूनिट्स के ऊपर आते हैं। वो भी इजी होते हैं, मोस्टली सारे डुएबल होते हैं। और देन फोर्थ इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को अगर क्लब करके देखें तो अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे मतलब एवरी साइकिल में अराउंड 10 क्वेश्चंस आते ही है, और उसका भी एक पैटर्न सेट है, उसका सोर्स भी सेट है, उसके बाहर ज्यादा तो नहीं जाते हो। तो ठीक है, तो ये डुएबल है, मतलब लगभग 80% क्वेश्चंस के सोर्सेस डिफाइंड है। अगर हम अच्छे से उसको रिवाइज करते तो मैं बता भी दूंगा क्या क्या सोर्सेस और कैसे रिवाइज करना है, राइट। तो मतलब मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि मैं लगभग 8 साल से अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। मेरे ग्रेजुएशन के 3 साल, उसके बाद मास्टर्स के 2 साल, 5 हो गए। और मास्टर्स मेरा 22 में कंप्लीट हुआ है, वहां से 25 तक लगभग, मतलब ये 3 साल और, तो लगभग 8 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। इस बार मुझे एग्जाम इसलिए देना पड़ा क्योंकि पहला का JRF मेरा लगभग एक्सपायर हो रहा था। JRF इज नॉट गारंटी ऑफ योर PhD एडमिशन। आई एम एग्जाम्पल फॉर दैट। आई एम ट्राइंग ऑलमोस्ट 3 times, right? I have tried already 3 times. I am unable to get into JNU, but उसमें भी बहुत सारे अदर इश्यूज भी होते हैं, आपका प्रपोजल, वहाँ का मॉक, उसके बाद वहाँ पे भी जो भी इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो लेकिन मुझे कहना ये था कि इतना सब पढ़ने के बाद मैं इस लेवल तक आया कि लगभग 2 या 3 दिन के रिवीजन के ऊपर मेरा इतना स्कोर आ गया था इस टाइम, लास्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लगभग 8 साल से मैं पढ़ रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, तो ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब आप हफ्ता 2 हफ्ते 15-20 दिन में पढ़ने बैठोगे और एग्जाम क्लियर कर दोगे। तो हम जो स्ट्रेटेजी को देखने वाले हैं, 2 डायमेंशन से देखने वाले हैं। जो भी नए बच्चे होंगे या जिनके पास टाइम है, जो नेक्स्ट साइकिल में अटेम्प्ट करने वाले हैं या CUET PG देने वाले हैं, वो कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। और जो अभी अभी अप्रोच, मतलब जिनका अभी साइकिल है दिसंबर का और लगभग 15-20 दिन में जिनका एग्जाम आने जा रहा है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे 2 सेशन, 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर वन को पूरा इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे 40 से नीचे आना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसमें क्या है कि लगभग कॉम्प्रिहेंशन मतलब डन है, मतलब वो 5 में से 5 आपको स्कोर करना ही है। आपको फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 में से 5 स्कोर करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में 5 में से 5 स्कोर करना है, लॉजिकल रीजनिंग में 5 में से 5 स्कोर करना है। बाकी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इजी होते हैं, कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस इजी होते हैं, राइट। हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं। एनवायरमेंट ICT में क्या पूछ सकते हैं हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मतलब एटलीस्ट इस सोर्स से जितना हो जाए उतना करना है। यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि 2018-19 ऑनवर्ड्स आप क्या करिए, इन 5 to 7 years के सारे क्वेश्चन पेपर्स करिए। इतना इनफ है, सारे क्वेश्चन पेपर्स करो। इसको मतलब रिपीट वैल्यू देखो, इसकी क्वेश्चंस को सॉर्टिफाई करो, अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करो, और फिर उसका रिवीजन करो बार बार बार। ठीक है, तो इसमें PYQ सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मतलब ये इस एक बुक को आप 1-2 बार देखिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और सारे PYQs को बार बार देखिए, खुद से सॉल्व करिए। तो जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस, लगभग 7 साल की भी अगर एवरी ईयर 2 बार ये एग्जाम होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू गो थ्रू 15 पेपर्स, राइट, 15 क्वेश्चन पेपर्स। तो एवरी क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस है, तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके हो जाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। मतलब 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस पेपर वन के है, तो लगभग 1/3 टाइम देना बनता भी है इसके लिए, राइट। और ये आपके हाथ में ये स्कोर होता है, राइट। ये क्वेश्चंस पेपर 2 में क्या पूछेंगे, कहीं इधर को उधर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा है नहीं, राइट। तो ये आपके मार्क्स है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो पहला यूनिट है पॉलिटिकल थियरी का, राइट। सो ये बेस है, मतलब हमारे पूरे प्रिपरेशन का बेस ये है, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि ये यहाँ पे जितनी ज़्यादा हमारी हम कंफर्टेबल होंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें होगा एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सपोज पहला कंसेप्ट है लिबर्टी का, राइट। तो लिबर्टी क्या करिए, ये बुक उठाइए, इसमें से लिबर्टी पढ़िए। एक एक ब्लैंक व्हाइट पेज होगा, उसके ऊपर आप लिबर्टी टाइटल रख के जितने भी थिंकर्स इस चैप्टर में आपको मिल रहे हैं उनके कुछ वर्क को साइड किया जा रहा है, उसके रेफरेंस लिस्ट में, लिबर्टी के एट द एंड रेफरेंस लिस्ट होगा, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम होंगे, या कोई भी स्कॉलर है उसका कुछ कोट होगा, तो इसको सबको नोट डाउन करना है। इसके बाद क्या करना है, इसमें से लिबर्टी को पढ़ना है।
इस चैप्टर पढ़ते टाइम यहाँ पे लिबर्टी से रिलेटेड जो जो थिंकर्स मिलेंगे, जो जो आइडियोलॉजीज मिलेंगी, उसमें थिंकर्स को कैटेगराइज किया गया होगा, राइट। तो ये सब लिखना है। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल थ्योरी है एंड्रू हेवुड का ही। तो इस तरीके से 3 सोर्सेस को एक ही साथ, लिबर्टी पहले लो पढ़ो, फिर इक्वालिटी लो, तीनों सोर्सेस से पढ़ो, ऐसे करके 3 बुक से पहले फिनिश करो। उसके बाद क्या करना है, जिनके पास टाइम है वो 2018-19 ऑनवर्ड्स नेट के सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उसमें से जो जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो लिख लो, मतलब लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वालिटी रिलेटेड, जस्टिस रिलेटेड। और जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट 2023, 24 और 25 के क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे रिवाइजन मतलब जो भी हमारा हम आज करने वाले हैं, लेकिन तो भी सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं 23, 24 के। 25 के लगभग सारे क्वेश्चंस है, 23, 24 के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आपको बाद में रिविजिट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से पढ़ना है, मतलब मार्क्सिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बुक से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, इनफ है, राइट। ऐसे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि अब 23 में नॉजिक के एंटाइटलमेंट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आया था, राइट। जस्ट ट्रांसफर, इनिशियल एक्विजिशन, ये सब पे अगर ये आप हमने अच्छे से सॉल्व किया है, हमने 23 का क्वेश्चन अगर पेपर देखा होगा होता अच्छे से, तो 25 में इजी था, मतलब दिसंबर 25 में प्रॉपर्टी राइट शुड बी स्ट्रिक्टली अपहेल्ड प्रोवाइडेड दैट वेल्थ हैज बीन जस्टली एक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस एंड हैज बीन जस्टली ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे भी जस्टली एक्वायर्ड वगैरह वगैरह, मतलब नॉजिक का सेम क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ रिपीट, मतलब यहाँ पे भी जस्ट इतना ही पूछा कि ये किसका है, तो रॉबर्ट नॉजिक का है। और 23 में आया था पूरा पूरा, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था। यहाँ पे फैक्चुअल फैक्चुअल बोलेंगे हम इसको, मतलब यस थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में देख रहे हैं, लेकिन पूछ तो फैक्चुअल चीजें रहे। तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, राइट। 23 के दिसंबर 23 में आया था, जून 25 में आया था, इसलिए क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ही जरूरी है, राइट। ये मतलब एडवर्ड सैड के जो भी ओरिएंटलिज्म का कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट। देन फ्रैंकफर्ट स्कूल जो भी है, राइट, हेबरमास या बाकी के जो भी थिंकर्स थे इसमें सारे, राइट। तो उसके बाद सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा हुआ है, राइट, केट मिलेट। तो ये कुछ कुछ मतलब क्या ही पूछ रहे हैं बुक्स, हर एक थिंकर के, अब जैसे प्लेटो लिया हमने तो उसका रिपब्लिक, उसका आइडिया ऑफ फॉर्म्स, राइट, थियरी ऑफ सोल जो है, या उसका फिलोसफी ऑफ किंग का कंसेप्ट क्या है, तो उसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव का कंसेप्ट क्या है, एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, राइट, जस्टिस का कंसेप्ट क्या है। तो हर एक अगर किसी हमने थिंकर को उठाएंगे तो उसके कुछ की आइडियाज है और उसने लिखे हुए कुछ की बुक्स है, इसके बियॉन्ड क्या ही पूछेंगे, राइट। तो ये ऐसे ही है, मतलब तुम अगर आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसे ही है कि अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 24 के सितंबर में पूछा था हु कॉइन्ड द टर्म डीप इकोलॉजी, राइट, 24 के सितंबर में। और 25 के जून में पूछा था एर्ने नेस नाइस कॉइन्ड द टर्म। अब यहाँ पे अगर हमने डीप इकोलॉजी ये हमें पता होता तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाता, राइट। देन हु यूज्ड द टर्म इकोलॉजी इन द फर्स्ट टाइम, राइट। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन है कि सिमोन दी ब्यूवा का, मतलब अब सबको पता है फेमिनिज्म, तो इजी पूछ रहे, इतना भी कुछ ज्यादा डेप में नहीं जा रहे। अगर कुछ हमें पता भी नहीं है तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब 23 में 24 के सितंबर में पूछा था, यहाँ पे 25 के जून में पूछ लिया, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट अगर बुक पूछे, आप ये पता है सबको कि केन का बुक है, राइट। नोम चॉम्स्की के ऊपर कौन से बुक उन्होंने लिखे हैं, राइट। उसके बाद फिर से बुक्स को क्रोनोलॉजिकली लगाना है। बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स देंगे, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स देंगे, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ, राइट। तो ये आजकल फेवरेट ट्रेंड बन गया है, राइट। उसके बाद मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाय, अब हार्मनी की बात ही नहीं करेंगे, वो तो बोलते हैं इंटरेस्ट जो होते हैं वो एंटेगोनिस्टिक होते हैं। तो बी अगर हमें हटाना है तो आंसर मिल जाता है हमें ए सी डी, क्योंकि बी इसमें है, यहाँ पे मतलब ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो हो जाते हैं, राइट। अगेन केट मिलेट, सेक्सुअल मतलब केट मिलेट का बुक आ गया, राइट। तो मतलब हमने पहले ही देखा, पहले भी पूछ चुके हैं, अभी यहाँ पे पूछ रहे, सिमोन दी ब्यूवा को भी पूछ रहे, राइट। आइडियाज रिलेटेड टू लिबरलिज्म, ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब जिसका भी थोड़ा बहुत भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा ये सॉल्व कर लेगा। देन अगेन हर्बर्ट मर्क्यूस फिर से आ गया, राइट, वन डायमेंशनल मैन लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब नेशन एज ए इमेजिन कम्युनिटी, मतलब ये तो पता है बेनेडिक्ट एंडरसन का बुक था, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, राइट। रीजन एसर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन 23 के दिसंबर में मिले थे। उसके बाद 24 25 में इतने ज्यादा नहीं पूछे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कब फिर से रिपीट करे हो,
राइट। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसलिए थोड़े बुक्स पढ़ना जरूरी है। अगेन ऐसी रीजन असर्शन के ऊपर मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ मटेरियलिस्ट मतलब कंसेप्शन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि इसके अलग अलग सीक्वेंस कैसे लगा सकते हैं। तो डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, अगर पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। मतलब जो मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है इसका एक सीक्वेंस है, राइट, लॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोलेटरिएट सीजेस द पॉलिटिकल पावर एंड टर्न्स द मास मींस ऑफ प्रोडक्शन इनटू स्टेट प्रॉपर्टी। तो प्रोलेटेरिएट कब पावर को सीज करेंगे, इसके पहले कुछ तो हुआ होगा, राइट। फाइनली द प्रोलेटेरिएट abolishes itself, abolishes all class distinction, class antagonism also abolishes and state, मतलब ये तो उसके बाद वाला है ना कि सब क्लास ही चला जाएगा, स्टेट विल बी विदर अवे। तो ए के बाद बी होगा, राइट। While the capitalist mode of production more and more transforms the great majority of population into proletariat, तो मतलब यहाँ पे पहले proletariats as a class का जन्म हो रहा है, राइट। तो ये तो उसके पहले का है। The present structure of society is the creation of the current ruling class, the bourgeoisie, राइट। तो ये पूरी बुर्जुआजी क्रिएट करेंगे। स्टीम मशीनरी एंड द मेकिंग ऑफ मशीन बाय मशीन ट्रांसफॉर्म द ओल्डर मैन्युफैक्चरिंग कैरिड आउट अंडर फ्यूडलिज्म, तो ये सबसे पहले होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे फ्यूडलिज्म से हम कैपिटलिज्म में जा रहे हैं, राइट। और ये ई सबसे पहले होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, क्लास इटसेल्फ, स्टेट इटसेल्फ विल विदर अवे, तो बी सबसे लास्ट होगा, राइट। तो ऐसे ऑप्शंस को हम देखेंगे तो इसके बाद ये मतलब डरना नहीं है, पहले पढ़ो तो सही क्या क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से कौन कौन बिलोंग करता है, कैरोल पैटमैन फेमिनिस्ट स्कॉलर है, वो तो चाहिए ही चाहिए, सीबी मैकपर्सन सबको पता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या किया है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए पता नहीं फिर दिया ही क्यों था, राइट। और सीबी मैकपर्सन तो सबको पता है, तो ई तो चाहिए ही चाहिए हमें, राइट। अब यहाँ पे भिकू पारेख का कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, इसलिए हमें अब ये क्वेश्चन ऐसे भी कोई जाके एग्जाम में बैठेगा तो शायद नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भिकू पारेख का जो भी मल्टी कल्चरलिज्म का जो भी आइडिया है वो क्या है, वो कैसे बोलता है, वो मतलब अगर वो क्रिटिसाइज करता है किसी को तो वो कैसे कर रहा है यहाँ पे, राइट। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल थॉट, यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आजकल हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये ओवरलैप हो जाता है, राइट। जो भी हमने ऊपर इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी या लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तो इन्होंने तो लिखा हुआ है ना, इनको ही हम मतलब रॉल्स को हम जस्टिस में पढ़ेंगे, राइट। माओ जेडोंग है या मार्क्स है या ग्रामसी है, इनको हम मार्क्सिज्म में पढ़ेंगे, राइट। फ्रांस फैनॉन है, ये सब कोलोनियलिज्म वहां पे आता है, राइट। पोस्ट कोलोनियल थ्योरी यहाँ पे आएंगे, या जेएस मिल, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको हम लिबरलिज्म में पढ़ेंगे, तो ये सब ओवरलैप करता है, राइट। ऊपर का जो भी पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन था ये पॉलिटिकल थॉट से ओवरलैप करता है। यहाँ पे यही है कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट ये बुक इंपॉर्टेंट है, और इग्नू का भी बहुत अच्छे से है, मतलब वहाँ पे भी जो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिया है वो बहुत अच्छे से, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो यू कैन अवॉइड दिस, ये बुक्स अवॉइड कर सकते हो आप बस क्या करिए, गूगल की हेल्प से जो भी प्लेटो ने लिखे हुए सारे बुक्स है इसको एक लिस्ट बना दीजिए, उसका क्रोनोलॉजी कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में लिखा, ग्रामसी ने कौन से बुक लिखे हैं, हन्ना अरेंट ने कौन से बुक लिखे हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, राइट। एटलीस्ट ये तो कीजिए, मतलब उनकी की आइडियाज क्या है, राइट। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ग्रामसी कब से कब तक था, तो ये सब एटलीस्ट विकिपीडिया या साइक्लोपीडिया जो भी है ऐसे एटलीस्ट 1 पेज नोट बना दीजिए हर एक थिंकर के ऊपर। सेम ही है, मतलब कौन सा बुक, ऑन रिवोल्यूशन किसका है, एन एरेंट का है, या अर्न विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किसका है, मेरी वोल्स्टन कॉर्प का है, मतलब यही है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, कौन सा बुक किसका है, राइट। कंसेप्ट पूछ लेंगे, या हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स सेल्फ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिस्टिक स्टेट इन द कल्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये किसका है, मतलब, राइट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी ज्यादा डेप में नहीं जा रहे, ऐसे ही करना है, सर्च करो राम मनोहर लोहिया, सर्च करो उनके बुक्स कौन से है, की आइडियाज कौन से है। अब ये 2 बुक्स है, जिनके पास टाइम है उनके लिए सही है, ये बुक्स पढ़ लीजिए आप, एटलीस्ट ये तो पढ़ लीजिए, मतलब ये ज्यादा अच्छा है, ये मुझे इतना भी खास नहीं लगा, थॉमस पैंथम ये बुक ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो हम्म, तो जिनके पास टाइम है वो एक बार बुक्स पढ़ सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कोई जरूरत नहीं है बुक्स पढ़ने की। यहाँ पे आप क्या करिए, पीवाईक्यूज अच्छे से करिए, और फिर इंडिविजुअल थिंकर को सर्च करिए गूगल पे, और उनके जो भी बुक्स है उनको क्रोनोलॉजी से लिखिए, उनका टाइम पीरियड देखिए वो कब से कब तक जीवित थे, और
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और की कंसेप्ट क्या थे, राइट। पीवाईक्यू से बहुत सारा आइडिया लग जाता है। अब पंडित रमाबाई मुक्ति सदन, राइट। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद ने कौन से बुक्स लिखे थे। अब यहाँ पे देखो आप ऑप्शंस में इंडियन ट्रांजिशन, राइट, या अब इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, द इविल्स ऑफ द अधिकारवाद, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, राइट। यहाँ पे फिर से इनके ही बुक्स है, मतलब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तो पता है वीडी सावरकर ने लिखा था, राइट। ये मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म किसने लिखा था, राम मनोहर लोहिया। अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंडियन पॉलिटी, जयप्रकाश नारायण। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एम के गांधी, राइट। तो यही रिपीट होंगे बाद में, फिर से किसी न किसी ईयर में यही सब रिपीट होना है। नए बुक्स तो लिखेंगे, आप तो आएंगे नहीं, राइट। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन सा उनसे एसोसिएटेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत गांधीज्म पता होगा तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, राइट। मनु मनु के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। समाज समता संघ किसने फाउंड किया था, राइट, बी आर अम्बेडकर, राइट। सिक्स ग्लोरियस इपोक, ये सावरकर का बुक है, राइट। कौटिल्य, अब देखो मतलब ये जो एग्जाम एक बार अभी रिसेंटली 24 के जून में जो ऑफलाइन मोड में हुआ था, जिसको बाद में कैंसिल करना पड़ा, जो भी पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ, तो उसी एक ही क्वेश्चन पेपर में 72 नंबर का क्वेश्चन है, कौटिल्यज एलिमेंट ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ, राइट। और बाद में पूछ रहे हैं थियरी ऑफ सप्तांग राज्य किसने दी है। मतलब क्वेश्चन पेपर में ही इसका आंसर है। अगर किसको पता, तो सबको है ये कौटिल्य आई है, उसमें कौन कौन से 7 ऑर्गन्स होते हैं, सबको पता है। लेकिन किसी को अगर पता भी नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर है, राइट। चौखंबा मॉडल किसका है, राइट, राम मनोहर लोहिया, राइट। उस कौन से चार खाम क्यों मतलब वो बात करते हैं, ये भी देख लीजिए। अरबिंदो की मतलब जो भी उसके लाइफ में जो जो हुआ उसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, राइट। देन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द सिंक्रेटिज्म, राइट। समन्वयवाद से संबंधित कौन से स्कॉलर, इसमें से कौन है, राइट। फिर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर किन बातों पे एग्री करते थे, किन बातों को ऊपर डिसएग्री करते थे। ऐसे ही फिर गांधी वर्सेस बोस, गांधी वर्सेस नेहरू, राइट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू भिको पारिक, फिर से इसलिए थोड़ा बहुत भिको पारिक क्या बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में, ये थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा एटलीस्ट क्या है, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर उन्होंने जो भी लिखा वहां पे क्या मेजर क्रिटिसिज्म किया है, राइट। देन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इसके लिए बहुत सारे बुक्स है। मतलब एक रॉड है, मार्टिन हेरोप का ये बुक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे जोहरी का है। कुछ कुछ सिलेबस मतलब अगर हम देखेंगे तो वो ओवरलैप हो जाता है, राइट। मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में भी, पॉलिटिकल थियरी में भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स के इन बुक्स में भी हमें कुछ कुछ सेक्शंस मिल जाते हैं इसके। तो अब देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तो आप ऊपर पढ़ने ही वाले थे, पॉलिटिकल थ्योरी भी ऊपर ही पढ़ के हो गया है हमारा, मतलब जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, राइट, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे। आईआर के लिए ये बुक बेलिसन स्मिथ भी पढ़ते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी। इनको कैसे स्पीडली कवर कर सकते हैं हम, मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना है, राइट। यहीं पे मेजर पोर्शन हो जाता है, और थोड़ा बहुत फिर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब जिनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, इन सारे बुक से जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें वो निकाल के मैंने एक वीडियो 3 साल पहले अपलोड किया हुआ था, कंप्लीट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन आई थिंक अराउंड 90 मिनट्स में। मैंने लगभग पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को रिवाइज किया हुआ है वहाँ पे, वो आप लोग विजिट कर सकते हो। जिनके पास टाइम है वो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, एटलीस्ट ये 2 बुक्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसको थोड़ा स्पीडली बस कौन से चार्ट्स है, कौन से बॉक्सेस में कुछ कुछ थिंकर्स क्या क्या दिया हुआ है, वो थोड़ा बहुत देख सकते हो, राइट। तो अगेन फ्रेडरिक्स, राइट, देन अगेन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। तो स्टेट के ऊपर स्टेट का क्या क्या कंसेप्शन है, उसकी डिफाइंड टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होता है, इफेक्टिव गवर्नमेंट होता है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, मतलब सॉवरेनिटी की जो भी है डिसीजन लेने की, राइट। फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन, ये कब से होने लगा पता नहीं, तो ये तो ई नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फिर आपका आंसर आ जाता है, राइट। इन पॉलिटिकल इकोनॉमी में यहाँ से मतलब जेएस मिल का प्रिंसिपल्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये बुक आ जाता है, या डेविड रिकॉर्डो का बुक है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का ईपीएम मतलब इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन भी इंपॉर्टेंट बुक है। ये सारे पॉलिटिकल इकोनॉमी के बुक है। मॉर्गेनथॉ का पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड स्ट्रिक्टली, ये तो है नहीं, राइट, ये तो रियलिस्टिक अप्रोच से लिखा हुआ आईआर के ऊपर का बुक है,
राइट। अब देखो 24 के सितंबर के शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था, डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्टेब्लिश हुई, राइट। और जून 25 में यहाँ पे फिर से आया है कि क्रोनोलॉजिकली लगाना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए में सबसे पहले आई, या कौन सी इंडिया के बीजू जनता दल आई, या कौन सी, मतलब थोड़ा बहुत देखो आप, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्टेब्लिश हुई। अब सबको पता है कि यूएस तो सबसे पहले डेमोक्रेसी वहाँ पे आई है, राइट। मॉडर्न टाइम में हम अगर देखें तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए होगी, डी। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, पहला और लास्ट, डी डी। बी 2 नंबर को है तो पता भी नहीं होगा लिबरल पार्टी कनाडा कब आई कब, तो जरूरत ही नहीं है देखने की, उनके यहाँ पे बी तो दोनों जगह पे है, राइट। तो उसके बाद फिर आपको बस क्या करना है, बीजू जनता दल और फिर आवामी लीग, राइट। अवामी लीग तो शेख हसीना का जो भी मतलब था वो 2009 के अराउंड वो वहाँ पे बांग्लादेश में जाके पार्टी बना के इलेक्शन लड़के वो जो भी हुआ है उनका। तो मतलब उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं। अब बीजू जनता दल का जो अभी पावर में नहीं है वो उड़ीसा में, उसके पहले होते वो लंबे टाइम से सीएम थे, तो उसके पहले उनके बाबा सीएम थे, राइट। तो तो वो पार्टी कब आई है, 98 के अराउंड या उसके भी थोड़ा पहले या उसी टाइम। तो अगर पता भी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, राइट। अब यूक्रेन की जो भी पार्टी है, यूक्रेन बनाई है बर्लिन वॉल के, यूएसएसआर के इंटीग्रेशन के बाद, बर्लिन वॉल के फॉल के बाद। तो उस हिसाब से मतलब हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कॉन्टेक्चुअलाइज करना है आपको। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ईयर पता हो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यूक्रेन में कब एस्टेब्लिश हुई थी, किसी को नहीं पता होगा हमें। लेकिन हम देख सकते हैं कि यूक्रेन एज ए कंट्री कब बना होगा, राइट। तो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 25 के जनवरी में क्वेश्चन आया था कि जॉर्जिया मेलोनी इज अ पीएम ऑफ इटली एंड मेलोनी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। और 25 को जून में आया है कि जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर कौन से कंट्री की है। तो ये तो फालतू क्वेश्चन है, मतलब इसका कुछ सेंस नहीं बनता। यहाँ से आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि कौन पढ़ाने के लिए अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक है कौन, ये तो ये सबसे फालतू क्वेश्चन होते हैं। लेकिन तो भी मतलब देखो 25 के जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर भी 25 के जून में दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को देखना ज्यादा जरूरी है। आईआर ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब इंडियन पॉलिटी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यूनिट में इसको मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो ये 3 बुक्स इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि कम टाइम में आप एक दिन में भी फिनिश कर लोगे, थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा चीज़ों को समझने का, देखने का, राइट। इसलिए ये बुक पढ़ना है 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड बेलिसन स्मिथ। बेलिसन स्मिथ पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। ग्लोबल पॉलिटिक्स आई आई थिंक मस्ट है। और इसको कैसे पढ़ना है कि कुछ कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आईआर की थेरीज के ऊपर का जो चैप्टर है, या उसके बाद फिर क्या करना है कि बहुत सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं, बहुत सारे क्रोनोलॉजी दी हुई है, इतना भी पढ़ोगे ना तो हो जाता है। मुझे याद है 25 के जून 25 का पेपर मैं अटेम्प्ट करने गया था सेंटर पे, और उसके पहले मैं बाहर बैठा हुआ था, 1 घंटा पहले पहुंच गया था। तो पहुंचने से पहले मैंने क्या किया था, इस बुक में से बहुत सारे चार्ट्स थे जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले थे, आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा पहले, राइट। और लगभग आपको मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस के अराउंड, मतलब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन सारे बुक्स में से, राइट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे मतलब सोर्सेस भी दिए हैं मैंने, राइट। तो यहाँ पे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ आईआर ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अप्रोचेस, आइडियलिज्म, रियलिज्म वगैरह, कंसेप्ट्स जो है, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, राइट। फिर यूएन से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछते हैं, उनके अलग अलग जो भी सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं उनका क्या क्या टेन्योर रहा है, उनके अलग अलग जो भी कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल्स है, ट्रीटीज है, उनके ऊपर पूछते हैं। पीस जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस कौन से कंट्रीज में कब गई थी, क्या क्या हुआ, ये भी पूछते हैं। अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया कब G20 ज्वाइन किया, इंडिया ने कब ब्रिक्स ज्वाइन किया, या ब्रिक्स तो फाउंडिंग मेंबर ही है हम। तो ये सब नाम, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो अभी देखिए कि इन विच ईयर रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ये 2016 में हुआ था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चार्ट में यहीं पे है कि यूके वोट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूरोपियन यूनियन 2016, राइट।
इन विच ईयर ग्रीस ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी, राइट। देन अगेन इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, क्यूबन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो सबको पता है कि अमेरिकन रिवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी कब आई, बहुत पहले। तो सी पहले होना चाहिए, तो बाकी के दो ऑप्शन तो आपसे ऐसे भी हट गए। अब सी के बाद बी भी तो दिया हुआ है, 1917 के अराउंड रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, राइट। तो उसके बाद फिर आपको लगाना है कि क्यूबन पहले हुआ या फिर निकारागुआन रिवोल्यूशन हुआ या तुलिप रिवोल्यूशन हुआ, राइट, उस हिसाब से। अब तुलिप रिवोल्यूशन वगैरह ये सब तो मतलब अरब स्प्रिंग के बाद वाली बातें हैं, राइट। तो यहाँ पे भी बाकी की चीज़ें दी है, गल्फ वॉर या यूरोपियन यूनियन कब क्रिएट हुआ, अपेर्थेडेंस, रवांडा जेनोसाइड, असिन फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुआ है, कोसोवो वॉर, राइट, यूएस ने जो भी अफगानिस्तान में इन्वेजन किया वो कब किया है, राइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक, राइट, 2003, राइट। तो ये सब मिलेंगे, मतलब रशिया इन्वेड्स जॉर्जिया, राइट, बर्थ ऑफ अरब स्प्रिंग, लिबियन सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर। तो अब आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस आ गए, मतलब, राइट। अब कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन, राइट। ये तो मतलब फालतू ही पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट, आसिफ अली जरदारी। विच रिवर डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र तो बॉर्डर का संबंध ही नहीं है, वो तो चाइना से सीधा अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर कर लेती है, वो तो मतलब म्यांमार का कोई संबंध ही नहीं है वहाँ पे, राइट। इंडस तो इस साइड आ गई, पूरा पाकिस्तान चली जाती है कश्मीर से, राइट। मेकोंग तो म्यांमार से नीचे वहाँ पे है, तो क्या ही ऑप्शन बचता है फिर आपके पास, राइट। अब देखिए कि अफगानिस्तान के इन्वेजन के ऊपर, राइट, सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। तो पहले देखा हमने कि इन्वेजन के ऊपर वो क्रोनोलॉजी में था ही। उसके बाद कोसोवो वॉर भी था वहाँ पे, लिबियन सिविल वॉर था ही, सीरिया का वॉर था, यूएस लेड इन्वेजन का भी मेंशन वहाँ पे था, राइट। तालिबान ने सीज्ड पावर कब किया है तो पता ही है। तो इस हिसाब से मतलब रिपीट देखो क्वेश्चंस फिर से। अब यूथान को कब सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का अपॉइंट किया गया, तो हमारे लिए क्या जरूरी बनता है, यहाँ से क्या सीखना है। तो बाकी के सेक्रेटरी जनरल्स कब कब अपॉइंट हुए, उनका टेन्योर क्या क्या था, कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, या अगर हम देखेंगे तो यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हो गए हैं, राइट। यूनाइटेड रिलेशंस रिलेटेड इनको क्रोनोलॉजी लगानी है कि पीस कीपिंग मिशन साइप्रस में कब था, हमने मतलब वो यूएन पीस कीपिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स सुएज कैनाल में कब भेजा गया है, जो भी है। तो ये एसडीजीज को कब, मतलब एसडीजीज तो हमने 2015 में अडॉप्ट किए, राइट। यूएनएचसीआर कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो यही सब। या उसके बाद फिर ये फिर से देखो यहाँ पे ट्रिगवेली कब सेक्रेटरी जनरल बना, कोफी अन्नान कब बना, राइट। यूएन पीस कीपर साइप्रस में कब भेजेगा, तो यहाँ पे भी देखो यूएन पीस कीपर सेंट टू साइप्रस, यहाँ पे फिर से यूएन पीस कीपर सेंट टू साइप्रस, राइट। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी एस्टेब्लिश्ड, यूएनएचसीआर, यहाँ पे फिर से यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कब एस्टेब्लिश किया था। तो रिपीट वैल्यू देखो, यहाँ पे भी रिपीट, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है, राइट। देन आगे यूएस जनरल सेक्रेटरी एंड देयर टेन्योर्स, देखो फिर से यूथांड आ गया, कोफी अन्नान आ गया, राइट, बान की मून आ गया। तो ये रिपीट है, मतलब बार बार ये क्या थीम्स अलग कहाँ से लेके आएंगे, इनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए, इसलिए फिर ये कुछ भी फालतू के क्वेश्चन है ये सारे, राइट। इसके बाद फिर से यूएनडीपी कब स्टेब्लिश हुआ है, यूएनईपी कब स्टेब्लिश हुआ है, राइट। अगेन देखो यूएन पीस कीपिंग मिशन टू सुएज कैनाल, तो ये पहले भी रिपीट हुआ था सुएज कैनाल वाला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है उस ग्लोबल पॉलिटिक्स में, डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे पहले यूएनडीएचआर एडॉप्ट किया 1948 को, इसके बाद मिलिट्री एक्शन इन कोरिया, इन यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी स्टैब्लिश, देखो 1950 में 2 बार आ चुका है। फिर ये सबसे पहले मतलब सेक्रेटरी जनरल उसके बाद में बना, या उसका यूएन यूथ फंड यहाँ पे बना है, राइट। फिर यूएन पीस के बाद सेंट टू साइप्रस, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। यूएनडीपी फाउंडेड, हमने क्वेश्चन देखा अभी, यूएनडीपी कब फाउंडेड पूछा गया था। एनपीटी कब साइन किया, बाद में आएगा ये क्वेश्चन, राइट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन मेक्सिको 1702 वाली। देन ये कर्ट वाल्डियम ऑस्ट्रिया के ये जो सेक्रेटरी जनरल बने, उसके बाद क्या क्या हुआ, राइट। यहाँ पे घाली सेक्रेटरी जनरल बने इजिप्ट के, राइट। देन कोफी अन्नान बने 1997 को। एमडीजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, राइट, बाद में देखेंगे हम। 2000 में एमडीजी को हमने एक्सेप्ट किया, राइट। देन बान की मून 2007 में, अभी देखा हमने बान की मून के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। एसडीजी के ऊपर अभी देखा हमने, एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो एक ही चार्ट से कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं,
यही करना है। ये बुक्स जब आप रिवीजन करोगे ना, मैंने यही किया था एग्जाम के एक दिन पहले, ये पूरा बुक सुबह सुबह बैठो, जस्ट स्क्रॉल करो बहुत सारे, या पेजेस जस्ट फ्लिप करो आप, अलग अलग चार्ट्स ऐसे मिलेंगे बहुत सारे, अलग अलग थिंकर्स के ऊपर, मॉर्गेंथॉ के ऊपर एक बॉक्स मिलेगा जिसमें मॉर्गेंथॉ ने लिखे हुए सारे बुक्स का मेंशन होगा, उसकी क्या आइडियाज का मेंशन होगा। तो ऐसे ही पढ़ना है बस, बॉक्स चार्ट्स, यही एग्जाम के एक दिन पहले यही कर सकते हैं हम। अब डब्ल्यूटीओ गैट्स से रिलेटेड तो यही पूछते हैं कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ कौन थे, बाकी के डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ कौन थे, उनका एक लिस्ट, क्रोनोलॉजी, यही पूछते हैं। ये क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब इस इन 2-3 साल में यही सारे ऐसे क्वेश्चन हम देखने को मिले। अब डब्ल्यूटीओ का पूछते हैं तो आईएमएफ का भी पूछेंगे, राइट, सार्क का भी पूछा हुआ है ऑलरेडी, ब्रिक्स का भी पूछ सकते हैं। तो यही है, मतलब ये थीम्स है कि इनके। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर, हमने अभी देखा कि एनपीटी कब साइन हुई थी, राइट, एनपीटी, अंटार्कटिक ट्रीटी, right, anti-ballistic missile treaty, then China Vietnam war, then battle of Stalingrad, देखो यहाँ पे battle of Stalingrad 1942-3, 1942-43 देखो, right, then nuclear test of USA, USSR, फ्रांस, चाइना, इंडिया, राइट, यहाँ पे फिर से इराक वॉर कब हुआ है, दरफुर सूडान में कब क्राइसिस हुआ है, सोमालिया में कब हुआ है, सियरा लियोन में कब हुआ है, फिर से कोसो और लिबियन सिविल वॉर, यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान रिपीट हो गया, तालिबान ने कब पावर सीज की थी, राइट, जापान इन्वेडेड मंचूरिया, कब कब इन्वेजन हुआ ये, फिर लीडर्स के एसोसिएशन को। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे करना है इसको, हम मतलब छोड़, मतलब इसका क्या ही करें, ये भी करने लगेंगे तो फिर भाई दिमाग खराब हो जाएगा, किसका एसेसिनेशन कब हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इसलिए ये क्वेश्चन को डाला कि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आते भी नहीं होंगे तो इतना लोड नहीं लेना है, किसी को नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना, जापान लेड इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, देखो आ गया था जापान, जापान का इन्वेजन मंचूरिया का, मतलब जो भी था, या फिर से मतलब ये क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, ये रिपीट है। फिर अंटार्कटिक ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, ये सारे ट्रीटीज यही बाद में आपको फिर से देखने को मिलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। अब नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है इसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सब बॉक्सेस है उस बुक में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। देख, अंटार्कटिक ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, अभी देखा हमने क्वेश्चन, राइट, सॉल्ट वन, आईएनएम ट्रीटी, देन बॉक्सर रिबेलियन ऑफ चाइना, राइट, यहाँ पे है मैक्सिकन रिवोल्यूशन, अभी देखा हमने मैक्सिकन रिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था, राइट, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे जापान इन्वेजन ऑफ मंचूरिया 1930, माओ का लॉन्ग मार्च, इटली इन्वेड्स एब्सिनिया, जर्मनी रिकॉपाइज द राइनलैंड, मुनिच एग्रीमेंट 1938, मुनिच एग्रीमेंट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो ये सारी ट्रीटीज, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, सीटीबीटी, न्यू स्टार्ट, राइट। तो ये सब क्वेश्चंस यही आते रहते हैं, बार 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 ये क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्या होता है, अब ये देखो, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट। ये याद रखिए, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, वुमेन, रेफ्यूजी, टॉर्चर, ये याद रखिए, ठीक है। जून 24 में क्वेश्चन आया था। जून के फिर सितंबर में देखो, राइट, कन्वेंशन ऑन द रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी, टॉर्चर, चाइल्ड, देन चार्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये ठीक है, लेकिन ये देखो, चाइल्ड रिपीट हुआ, टॉर्चर रिपीट हुआ, रेफ्यूजी रिपीट हुआ। फिर से जून 25 में चाइल्ड, टॉर्चर, जेनोसाइड कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। वॉशिंगटन कंसेंसस टर्म किसने कॉइन की थी, जॉन विलियमसन ने, ठीक है। अब ये देखो, 4 में से यही एक ऑप्शन है, अगर पता भी नहीं है किसको तो यही एक ऑप्शन है जो हमने अक्सर नाम नहीं सुना है, तो कहाँ से लेके आए भाई खुद से ये नाम कुछ अलग ही, राइट। अब एनआरएन तो ये टर्म कॉइन नहीं करेगी, वॉशिंगटन कंसेंसस तो ये चला ही जाता है ऑप्शन, मैक्स वेबर का भी इतना कुछ लेना देना है नहीं, तो थोड़ा बहुत मिल्टन फ्रीडमैन, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, राइट। लेकिन यही देखो, चाइल्ड, टॉर्चर, यहाँ पे भी रेफ्यूजी, चाइल्ड, टॉर्चर, उसके पहले भी एक क्वेश्चन में हमने देखा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे यूएनएचसीआर, द जिनेवा कन्वेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सेट्रा, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जेनोसाइड कन्वेंशन, रेफ्यूजी वाला कन्वेंशन,
देन कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक सोशल राइट्स, एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो टॉर्चर, राइट, टॉर्चर अगेंस्ट वुमेन ये आया हुआ था, चाइल्ड आया हुआ था, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आया हुआ था, राइट। तो एक ही चार्ट में से आपके लगभग 3-3 4-4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 20, जहाँ पे भी मैंने ईयर्स नहीं लिखे हुए ना, ये 25 के जून साइकिल में से क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे फिर से मक्सौर, देन अपेक, नाफ्था, आसियान, यहाँ पे फिर से नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक, राइट, मक्सौर फिर से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका, राइट, तो ये यहाँ पे भी है। तो ये रिपीट वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये एक चार्ट में सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। अपेक कब स्टेब्लिश हुआ 1989 में, ईयू कब हुआ 52 में, राइट। यहाँ पे एशियान कब स्टेब्लिश हुआ है 1967 में। अमेरिका में देखो यहाँ पे नाफ्ता कब स्टेब्लिश हुआ 94 में। मक्स और जो भी है साउथर्न कोन कॉमन मार्केट जो भी है 1991 में। यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के ऊपर आया था, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईस्ट एशिया समिट, तो ये सब दिया हुआ है, राइट। ईस्ट एशिया समिट फाउंडेड 2005। अब एक बार आया था क्वेश्चन ये भी देखो, आसियान रीजनल फोरम कब फाउंडेड किया, सार्क कब फाउंडेड, तो ये इसको करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये भी लगाना था हमें, तो राइट। तो सार्क तो 85 में था, या फिर 87 में मतलब दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट है ये। तो बार बार क्या पूछेंगे अब, इनके बाहर क्या जाएंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है अब इससे ज्यादा, तो यही पूछेंगे पूछेंगे तो, राइट। यूएन रिलेटेड अगर क्वेश्चंस देखे तो यही है कि क्या क्या कब हुआ है, सूडान में क्या, लेबनान है, साइप्रस है, फिर से आ गया देखो, राइट। बाली टेरर बॉम्बिंग कब हुआ था, एमडीजीज कब एक्सेप्ट किया था 2000 में, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। क्रोनोलॉजिकली लगाना है ये सब, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, रायट्स, बॉम्बिंग्स, असैसिनेशंस, पीस कीपिंग फोर्सेस कब भी भेजे, किसी कंट्री ने किसी कंट्री को इन्वेड किया, कहीं पे कुछ रिवोल्ट हो गया, कूप हो गया, ये ज़्यादा फेवरेट है। मतलब ऐसी जो भी इवेंट्स हुए हैं ना पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, या कोल्ड वॉर के टाइम, या उसके पहले उसके बाद में, तो ये सब करना है। अब ये कुछ कंसेप्चुअल है कि कौन से थिंकर्स रियलिज्म में है, कौन से न्यू रियलिज्म में है, कौन से स्ट्रक्चरल रियलिज्म में है, आइडियलिस्टिक थिंकर कौन कौन से है, लिबरलिस्टिक थिंकर कौन से है, मार्क्सिस्ट सिस्टम थ्योरी, ये सब थिंकर्स कौन से है। देखो अब इंटरनेशनल रिलेशंस थिंकर्स, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, राइट। ईएच कार ने 20 ईयर्स क्राइसिस, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के क्राइसिस को वो बोलता है 20 ईयर्स क्राइसिस, तो उस टाइम पे ये था, राइट। थुसिडिडस तो मतलब सबसे पहले वाला है, मतलब एकदम, मतलब एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम से भी मतलब पहले जाएंगे हम वहाँ, क्या तो सबसे पहले तो यही आएगा, राइट। तो फिर मॉर्गन था तो उसके बाद में है, ईएच कार के बाद में, तो वॉल तो उसके भी बाद में है, राइट, क्योंकि वो न्यू रियलिज्म की बात करता है। और अलेक्जेंडर वेंडेट तो मतलब वो इंग्लिश स्कूल, राइट, सोसाइटी अप्रोच वाला जो भी है, तो इसको कैसे लगा सकते हैं हम, एसोसिएटेड विद द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म, तो क्या क्या कंसेप्ट है, एनार्की तो है ही, राइट, पावर इज अ मीन एंड एंड, तो मतलब ये थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तब जाके समझ आएगा। बस थिंकर्स पता होंगे तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा तो एटलीस्ट जानना है इसेंस क्या है, किसी भी थिंकर का क्या इसेंस है, उसका की आर्ग्यूमेंट क्या है। किसी भी थ्योरी को जब हम सेपरेट करेंगे लिबरलिज्म को आइडियलिज्म से, मतलब सॉरी आइडियलिज्म लिबरलिज्म को हम रियलिज्म से जब सेपरेट करेंगे, तो रियलिज्म के की एजम्पशंस क्या है, आइडियलिज्म के की एजम्पशंस क्या है, फिर इनको काउंटर करने के लिए जो भी मार्क्सिस्ट थॉट है उनके पे डिपेंडेंसी स्कूल, उसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इनके की आर्गुमेंट्स क्या है, ये थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, राइट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म, अब इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन। अब देखो विद इन रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, क्लासिकल, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसीलिए थोड़ा बहुत स्पेसिफिसिटी चाहिए। अब देखो, अब इनसाइड आउट, इनसाइड मतलब ह्यूमन नेचर इगोइस्टिक है, ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, इसलिए फिर स्टेट भी सेल्फिश है, स्टेट भी इगोइस्टिक है, ये सारी एनार्की है, वॉर चाहिए ही चाहिए। ये थोड़ा बहुत रियलिज्म, मतलब जो क्लासिकल रियलिस्ट थॉट है ये सारा, मॉर्गन तो वगैरह।
और स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है वर्ल्ड का, वो बोलता है कि एनार्की है इसलिए स्टेट ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये आउटसाइड इन मतलब स्टेट के बाहर देखता है और बाहर की सिस्टम ऐसी है, राइट, स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए फिर स्टेट ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये आउटसाइड इन है, राइट। तो आउटसाइड इन अप्रोच स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इनसाइड आउट मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है, इगोइस्टिक, सेल्फिश, जो हमें मैकियावेली में देखने को मिलता है, हॉब्स जो लिखता है, थ्यूसिडिडेस जो लिखता है, वही फिर मॉर्गन तो भी लिखता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश, ग्रीडी, पावर हंग्री है, इसलिए फिर स्टेट भी सेल्फिश, ग्रीडी, पावर हंग्री है, वॉर चाहिए उसको। तो ये क्लासिकल रियलिज्म है। तो ऐसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। फिर कौन से थिंकर कौन से थ्योरी से बिलोंग करता है, ये भी फेवरेट है, राइट। फिर वर्ल्ड सिस्टम जो भी वॉलस्टीन की वर्ल्ड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, इसमें फिर क्या क्या है, सेमी फेरी पेरीफेरी, कोर, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड 8 डिस्टिंक्ट टर्म्स किसने दिए थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा हमें वहाँ पे। फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कोई एक बुक ऐसा नहीं है इसके लिए। अब जब भी एनसीईआरटीज हम पढ़ रहे होंगे, या ब्रॉडली हमें पता ही है कि नेहरू के टाइम पे नाम था, या वहाँ पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो जो भी कुछ स्टार्टिंग में हुआ है, वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह वगैरह, शास्त्री के टाइम पे क्या हुआ, फिर इंडिया इंदिरा गांधी के टाइम 1971 वॉर, उसके उस टाइम पे उनके यूएस विजिट्स, राइट, जो भी हुआ, उसके बाद राजीव गांधी के टाइम क्या हुआ, उसके बाद फिर सब पीवी नरसिम्हा राव, फिर लूकिस पॉलिसी, फिर मन, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी उनके टाइम पे जो भी लाहौर डिप्लोमेसी, बस डिप्लोमेसी, जो भी अ, हमारा जो सेकेंड टाइम हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, राइट। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह, इनका 10 साल का पीरियड, अब मोदी जी का 10 साल का पीरियड। तो ये क्या क्या हुआ है, की इवेंट्स, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए की इवेंट्स क्या क्या हुए, उनकी क्रोनोलॉजी, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ में वो पूछते भी नहीं है। अब ये करने के लिए किसी को पढ़ना ही है तो मैं ये 2 बुक सजेस्ट करूंगा जिनको डेप में पढ़ना है। एक तो ये है कि डज द एलिफेंट डांस, और दूसरा ये सुमित गांगुली, इनका ये बुक है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत अच्छे 2 बुक्स है, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए बुक्स पढ़िए, अदरवाइज यू कैन स्किप रीडिंग बुक फॉर दिस यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मतलब मुझे ये सोर्स लगा। ये छोटा एक बुकलेट है प्रहार का, ओनली पीडब्ल्यू ओनली है इसका, ये इसमें बहुत सारा मतलब कम पेजेस में सब हो जाता है, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी डालना मुझे सही नहीं लगता क्योंकि बहुत ही इजी पूछते हैं। G20 समिट हेल्ड कब हुई थी, या लाहौर डिक्लेरेशन जो भी वाजपेयी के टाइम हुआ था कब हुआ था, राइट। ट्रम्प से मोदी मिलने गए तो वो क्या डेट था, ये मतलब ये तो फालतू क्वेश्चन था, इसका कुछ मतलब नहीं, राइट। तो इंडिया ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया है, पीएम मनमोहन सिंह ने चाइना विजिट कौन सी ईयर किया था, राइट। मलाका स्ट्रेट में कौन से 2 कंट्रीज वहाँ पे पेट्रोल करते हैं जॉइंटली, सार्क कब आया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जून 25 में आया था, राइट, 85। फिर जून 24 में भी आया था, सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ है। सो राइट, तो रिपीट है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर ड्यू टू। अब भाई इंडिया का इमर्जेंस हो रहा है ग्रेट पावर, क्यों हो रहा है। ऐसा आएगा कि डिक्रीजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिक्रीज हो रही है तो फिर इमरजेंस कैसे हो रहा है एज ग्रेट पावर। तो ई को अगर हटाए तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, मतलब एक भी एलिमिनेट करो तो ऑप्शन मिल जाता है। 23 में बहुत सारे क्वेश्चन रिजर्वेशन असर्शन पे थे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अराउंड 25 20 क्वेश्चंस आती ही आते हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चंस आती ही आते हैं, राइट। और इसका एक डेफिनेट सोर्स है, यहाँ पे आप मिस्टेक्स बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स करोगे तो 80 क्रॉस होगा नहीं, राइट। और एम लक्ष्मीकांत इज अ बेस्ट सोर्स। इसमें बहुत सारे मतलब चार्ट्स, इतने सारे चार्ट्स है, हमने किससे क्या बोरो किया, एक चार्ट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट्स उनकी क्रोनोलॉजी चार्ट है, वेस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, कम जो भी कैग है हमारे, उनकी पूरी लिस्ट, राइट। अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके कौन कौन चेयरपर्सन है आज तक, उनकी लिस्ट है, पहला कौन था, अभी कौन है, राइट।
तो ये सब दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप लोग। अब बेयर एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिनके पास टाइम है वो बेयर एक्ट्स भी पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन के। जिनके पास टाइम नहीं है, जन स्टिक टू दी यम लक्ष्मीकांत, जो ऑलरेडी यम लक्ष्मीकांत पढ़े हुए वो लोग, राइट। जो यूपीएससी नहीं करते उनके लिए यम लक्ष्मीकांत पढ़ना जरूरी नहीं है, इतना बड़ा बुक। तो फिर आप क्या पढ़ोगे, तो ये उड़ान का इंडियन पॉलिटी छोटा सा बुक है, 100-120 पेजेस के अराउंड, इसमें सब हो जाता है कवर, राइट। तो इतना बेयर मिनिमम है, और अच्छे से फिर पीवाईक्यूज करने हैं। मैं तो लगभग 3 पेपर, लास्ट के 3 पेपर्स में से जितने भी सारे पीवाईक्यूज है वो सारे यहाँ पे आपसे अभी रिवीजन करवा लेता हूँ, कि एटलीस्ट थीम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजीज यहाँ पे, राइट। कंसिडर द फैक्ट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो यहाँ पे भी है कि सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया, राइट, ये तो हमें पता ही है। 24 के सितंबर में आया था कि बर्मा का बाइफर्केशन कब हुआ था। तो 35 में एक्ट आया, 37 में उसका बाइफर्केशन हुआ। तो ये मतलब रिपीट वैल्यू देखो यहाँ पे, फिर हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डाइड इन द ऑफिस, राइट, किनकी डेथ हुई थी ऑफिस में। तो फखरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन, राइट। तो ये यहाँ पे देन फिर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो मतलब यहाँ पे नोट करिए कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, उसके बाद सीजेआई, उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उसके बाद फिर स्पीकर्स, राइट। तो अलग अलग स्टेट्स के कुछ कुछ चीफ मिनिस्टर भी कभी कभी पूछते हैं ये लोग। तो इनकी एक लिस्ट बनानी है, राइट, कि क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बनानी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड लेजिस्लेटिव पावर इन द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विल रिलेटेड टू इलेक्शंस। तो इलेक्शन के लॉज 324 से स्टार्ट होते हैं, राइट, 324 से। तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल है जो 327 है, राइट। अब ये इजी था प्रिएम्बल के रिलेटेड। फिर अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एडिशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा अमेंडमेंट कब कब, कौन सा शेड्यूल कब कब हुआ है, हमने डाला था इसके अंदर, राइट। अब फॉरेस्ट इंसर्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो 42nd अमेंडमेंट से हुआ है, राइट। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 के अराउंड, राइट। 9 शेड्यूल तो सबसे पहले अमेंडमेंट में डाला हुआ था 1951 में। 10 शेड्यूल तो राजीव गांधी के पीरियड में 1985 के बाद, मतलब उसके अराउंड डाला हुआ है, राइट। 12 शेड्यूल तो 73rd 74 अमेंडमेंट, 12 शेड्यूल है क्या, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। 11 शेड्यूल जो है वो रूरल लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। और 47 इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इन द सॉरी 8 शेड्यूल। तो ये इसका भी एक सीक्वेंस है, राइट। तो वो कैसे हम 1992 के अराउंड 4 लैंग्वेजेस हमने डाली थी, 2003 में 3 लैंग्वेजेस डाली थी, और सिंधी सबसे पहले डाली थी 1960 के अराउंड। तो उसको कैसे डाला हुआ था, तो देखो यहाँ पे अलग अलग सीएम पूछते रहते हैं ये लोग। अब कर्पूरी ठाकुर सबको पता है कि बिहार अभी रिसेंटली भारत रत्न भी अवार्ड मिला था, एनसीईआरटी के बुक में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार, तो सी का 4 एक ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो मतलब इसमें तो क्या है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकंड फाइनेंस, फिफ्थ, थर्ड फाइनेंस, यार मतलब पता भी नहीं है तो ईयर्स, तो फर्स्ट का तो पहले आएगा ना 1951। तो ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये मतलब इन्होंने क्या क्या पूछा है इसको पता नहीं, इसमें क्या जानना है इनको, राइट। अब देखो यहाँ पे भी ये भी इजी है, अगर आपको पता नहीं है ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो वेस्ट बंगाल का है इन चारों स्टेट्स में। तो सबसे ज्यादा सीट भी तो वेस्ट बंगाल की होंगी 294, और सबसे कम पॉपुलेशन मिजोरम का है, तो सबसे कम सीटें मिजोरम में होंगी 40। तो सी का 4 का एक ही ऑप्शन है, देखो। और वेस्ट बंगाल का दो, डी का दो, दो ऑप्शन है, लेकिन सी का 4 का तो मतलब एक ही ऑप्शन है, तो ये यहीं से हो जाता है। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, आसाम कर्नाटक, अब देखो ओडिशा कर्नाटक आसाम, ये तो तीनों स्टेट्स है, दिल्ली तो एक छोटा सा एक सिटी है, दिल्ली में सबको पता है 7 सीट्स है लोकसभा की, जो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरेस्टेड है। तो डी का 3, मतलब डी का 3 में ऑप्शन एक ही है यहाँ पे। तो ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के सारे सीट्स आपको पता हो, ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये कितने बार आया है, देखो
24 के सितंबर में पूछा था हाई कोर्ट्स को क्रोनोलॉजिकली लगाओ। फिर यहाँ पे पूछा था 25 के जनवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ था। फिर यहाँ पे फिर से इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, पटना हाई कोर्ट कब आया था। यहाँ पे फिर से कर्नाटक, गुवाहाटी, केरला, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे देख सकते हो। अब सिक्किम तो 75 में बना है, वो 76 में उसको हमने एज अ पूरा स्टेट एज अ ले लिया, एसोसिएट स्टेट 75 में बना। तो सिक्किम का हाई कोर्ट तो मतलब सबसे बाद में बनेगा ना, राइट। तो सिक्किम का हाई कोर्ट सबसे बाद में बनेगा, तो ई सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो यही एक ऑप्शन है। और उसके भी पहले अगर हमें मतलब पंजाब हरियाणा जो भी है स्टेट्स बने 1966 के अराउंड, राइट। कर्नाटका तो सबसे पहले से ही था, राइट। तो गुवाहाटी का भी, आसाम का जो हाई कोर्ट है वो भी पहले से ही था, राइट। तो मतलब डी तो मतलब बाद में आएगा, तो मतलब ऐसे भी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस खुल जाते हैं, मतलब इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो 1978 में हुआ था 44th अमेंडमेंट में, राइट। इंसर्टेड ए न्यू चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो 42nd अमेंडमेंट में 76 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय, प्राइवेट एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स वर एबॉलिश्ड, 1971 के अराउंड हुआ था। यूटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज कन्फर्ड द स्टेटहुड। तो ठीक है, हमें कुछ कुछ नहीं पता है, ठीक है, कब भाई अरुणाचल प्रदेश को हमने स्टेटहुड दिया नहीं पता, या मेघालय कब स्टेट फॉर्म हुआ है नहीं पता है, तो बाकी की चीजें सॉल्व हो सकती है क्या, तो भी। अब देखो प्रॉपर्टी को हमने हटाया है 78 में, और 76 में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाली थी, तो बी के बाद ए आएगा, राइट। और उसके भी पहले ये प्राइवेट प्रिविलेजेस वगैरह हटाए थे, तो डी सबसे पहले आएगा, डी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, डी के बाद बी के बाद ए, पहला ही ऑप्शन है। डी के बाद बी के बाद ए, यहाँ पे भी है। डी के बाद बी, यहाँ पे नहीं है। डी के बाद यहाँ पे ए दिया है, तो ये चला गया। डी के बाद बी के बाद ए, तो लगभग 3 ऑप्शंस तो भी रहते। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए ही चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब दिया हुआ था, और मेघालय एज अ स्टेट कब फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, उनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, राइट। अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स देखो, ये 25 के जनवरी में आया था, ये फिर से 25 के जून में भी आया हुआ है, तो ये बाद में भी आ सकता है, राइट। अब लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, मावलंकर, राइट, जीवी मावलंकर। अब यहाँ पे फिर से लोकसभा के अलग अलग स्पीकर्स, उनका टेन्योर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए 2 लिए हैं। अलग अलग स्पीकर से बार बार पूछते रहते हैं, राइट। देन चीफ जस्टिस, राइट, तो उनके भी टेन्योर पूछे हुए हैं, राइट। तो ये भी क्वेश्चन चीफ जस्टिस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब भाई मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो प्रेसिडेंट को क्यों रिपोर्ट सबमिट करनी जाएगी, राइट। वो पार्लियामेंट के हाउस को या मतलब जो भी चेयरमैन है या स्पीकर है उनको रिपोर्ट सबमिट करेगी या हाउस में रखेगी, वो प्रेसिडेंट को क्यों सबमिट करने जाएगी। अगर डी को हटा देंगे तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्रोनोलॉजिकली लगाना है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कब हुआ है, शेड्यूल कास्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ पे फिर से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आया था 25 के जून में, 24 के सितंबर में, या और एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब भाई टू चेक अप ऑन द ऑपोजिशन, ये पार्लियामेंट का फंक्शन होता है क्या। पार्लियामेंट टू चेक ऑन एग्जीक्यूटिव्स है, राइट। अपोजिशन के ऊपर चेक चेक रखने के लिए है क्या पार्लियामेंट। तो अगर डी को अगर हम हटाए तो सारे ऑप्शन हट जाते हैं, देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, राइट। फिर 3 ऑप्शन हट गए। ये आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 16, आर्टिकल्स को क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए भी पूछते हैं लोग, ठीक है। देखो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को क्रोनोलॉजिकली लगाओ। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। या फिर से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल्स, राइट। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये तो आर्टिकल 74 है, राइट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस,
अब एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो या तो चीफ जस्टिस होता कहाँ पे है, हाई कोर्ट्स में होते हैं, राइट। और जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट, CJI। और जस्ट चीफ जस्टिस हम बोलते हैं हाई कोर्ट्स में। तो हाई कोर्ट्स के आर्टिकल कब स्टार्ट हो जाते हैं, 226 के अराउंड है, राइट। देन स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इनटू पार्लियामेंट, ये तो मतलब पार्लियामेंट के आर्टिकल्स अराउंड 80 के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं, 80 81, राइट। तो 93, वहां तक 93 स्पीकर है, या वहां तक वहां के अराउंड है, राइट। 89 90 के अराउंड है ये आर्टिकल। देन पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये तो 143 है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये तो हाई कोर्ट के भी बात डिस्ट्रिक्ट जजेस के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, आई थिंक अराउंड 242 के अराउंड, उसके अराउंड होंगे कुछ। तो ऐसे हमें नहीं पता है पर्टिकुलर आर्टिकल, तो भी हम ब्रॉडली देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, राइट। जब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, राइट। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इनटू फैक्ट्रीज, राइट, ये आर्टिकल 24 है। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना, आर्टिकल 43, आई थिंक बी, 43, 43 बी के अराउंड होगा ये, राइट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो आर्टिकल 50 के अराउंड है, 50 51 50 के अराउंड, आई थिंक 50। देन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो आर्टिकल 41, 39 टू 41 के अराउंड होगा। तो इस हिसाब से अ, हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, रिजर्व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्व सीट्स, कौन से स्टेट्स में कितने हैं, तो शेड्यूल कास्ट के भी पूछ सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लगभग 2-3 बार पूछ चुके हैं लोग, राइट। ब्रॉडली सीट्स कितने हैं, लोकसभा के सीट्स महाराष्ट्र में कितने हैं, 48, यूपी में कितने हैं, अराउंड 80। तो ये भी पूछते रहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स भी पूछे हमने, अभी देखा मिजोरम में कितने हैं वगैरह वगैरह पूछा ही था, राइट। फिर देखो कैग, कौन कौन कब कैग था, राइट। वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी लगाना, राइट। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ से एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है, एक क्रोनोलॉजी हमारे आंखों के सामने आ जाती है। एक कम टाइम में 1-2 दिन में आपका ये बुक भी पढ़ के हो जाएगा। जिनके पास टाइम है बहुत सारा, वो ही फिर ये पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये कंपेनियन पढ़ सकते हो, राइट। ये बहुत अच्छा बुक है, बेस्ट बुक कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये पूरा इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप कर देता है। सोशल मूवमेंट्स हो, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो, वर्कर्स रिलेटेड इश्यूज हो, राइट। तो स्टेट क्या है, जुडिशरी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, पार्टी सिस्टम, क्लास एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, राइट। हिंदू नेशनलिस्ट जो भी पूरा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लोकल पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, social justice, social movements, farmer movements, women movements, NGOs, political economy of state. Then again, importantly, political economy reforms, politics and redistribution, अतुल कोहली का आर्टिकल है, राइट। जीन रेजे का आर्टिकल है मनरेगा के ऊपर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज डिफेंस पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। एक बेस्ट बुक है ये, मतलब आप लोग डेफिनेटली इसको, जिनके पास टाइम है वो जरूर इस बुक को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कौन सा स्टेट कब कब। अब देखो, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंजाब और हरियाणा के वो 1966 के अराउंड हुआ था, राइट। और बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन जो है, बिहार से झारखंड को कब सेपरेट किया था, 2000 के अराउंड, झारखंड छत्तीसगढ़, राइट। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही बाकी के एलिमिनेट हो जाते हैं। पंजाब का 1966, डी का तीन, एक ही ऑप्शन है। और आपको बिहार का भी पता है, सी का एक होना चाहिए, तो सी का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, तो झारखंड 2000 के अराउंड हुआ था, तेलंगाना तो 2014 में हुआ है, सिक्किम तो 75 के अराउंड हुआ था। तो ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर से झारखंड 2000, राइट, सिक्किम 1975, राइट, तेलंगाना तो 2014, और गोवा 87, ठीक है। फिर से आंध्र प्रदेश, आसाम। प्रेसिडेंट रूल कब लगा है कौन से स्टेट में, अब ये
मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सबको सब पता हो यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल कब लगा था। लेकिन अब कौन से स्टेट में चल रहा है प्रेसिडेंट रूल? अभी रिसेंटली मणिपुर में है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं। अब कौन सी कमिटीज है, या अब फजल अली कमीशन जो है उसके ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हमने जो भी अडॉप्ट किया, 1953 में ही फजल अली कमीशन हुआ था। उसके पहले जेवीपी कमीशन था, राइट, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और जो पट्टाभी सीतारामैया उनका, और उसके भी पहले धर कमीशन था। 3 कमीशन इंपॉर्टेंट है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, धर कमीशन 48 का। तो उसके बाद फिर ये बाकी के जो भी कमीशंस वगैरह रहे हैं। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड कुछ कुछ कमीशंस है, रूरल लोकल बॉडीज से रिलेटेड बहुत सारे कमीशंस है, राइट। अशोक मेहता कमीशन, बलवंत राय मेहता कमीशन, जीवे राव, और उसका थंगन। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे कमीशंस है। सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारे कमीशंस है, सरकारिया कमीशन, पंच कमीशन। तो उनका भी सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह देखना जरूरी है। ठीक है, यूएपीए कब हमने लिया था? 2002 में यूएपीए आया। ठीक है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स जो भी है, ठीक है, इनका भी पूछा है क्रोनोलॉजिकली, कौन सा ट्रिब्यूनल पहले आया, राइट। ये बहुत बार आता है, राइट। क्वासी फेडरल किसने कहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ऑस्टिन का है, राइट। क्वासी फेडरल तो केसीवियर का है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स, राइट। एक्सट्रीमली फेडरल किसने कहा है? पॉल अप्पलवाय। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट दिखता है हमें। वे सरकारिया कमीशन कब आया था, राइट। पंच कमीशन, तो सरकारी कमीशन पहले आया था 1884 के अराउंड, बाद में फिर पंच कमीशन आया था, राइट। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1884 में हुआ है, राइट। उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। डिसमिसल और नंबू त्रिपाठी तो सबसे पहला हुआ है 1959 में। तो इस हिसाब से हमें लगाना है। ठीक है, ऐसे ही फिर कौन सी लैंग्वेज का, अब पहले हमने देखा कि ये आया हुआ था, कोंकणी का बेस्ट मतलब ऐड हुई है। ठीक है, 1992 के अराउंड। ठीक है, मध्य प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, देन आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन। मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ कब बना है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो 2014 में हुआ। देन उड़ीसा का जो भी नाम चेंज हुआ, पौंडीचेरी का जो भी नाम चेंज हुआ, तो ये मतलब बाद में कुछ। फिर आसाम अकॉर्ड, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, शिलोंग एग्रीमेंट, मिजो पीस अकॉर्ड। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रेंड्स थे, अलग अलग अकॉर्ड, स्टेट का बनना, लैंग्वेज का एक्सेप्ट होना। तो ये सब वही क्रोनोलॉजी घूमते फिरते फिरते वही वही वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस बुक में से पहले 3 और एट मैक्स पहले 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है ये 3 बुक्स पढ़ना। और मैंने क्या किया था, एक कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 3 साल पहले एक वीडियो डाला हुआ है, सारे की फैक्ट्स, की आर्ग्यूमेंट्स, पीवाईक्यूज, उस एक वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। जिनको भी पढ़ना है, देखना है, वो देख सकते हैं। जेन्युइनली रिकमेंडिंग, क्योंकि ऐसे में मैं कोई क्लास वगैरह रन करता नहीं हूँ, ना मैं कोई मटेरियल बेचता हूँ, तो मेरे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं, ना मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है तो वो आप देखोगे तो मुझे कुछ फायदा होगा, ऐसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिनको भी देखना है वो देख सकते हो। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, इवोल्यूशन, अलग अलग केसेस, थ्योरीज जो है, अप्रोचेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यही है कि ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रिंसिपल्स, राइट, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, फिर उस वहाँ पे मैरी पार्कर फॉलेट। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर। तो इनके क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको सारे, देखो। ठीक है, ये 23 में ऐसी असर्शन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सेट्रा। मतलब ये सब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट का, ऐसे ही नहीं सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थियरी क्या है वगैरह वगैरह। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन थियरी, रैशनल डिसीजन मेकिंग, तो एटलीस्ट इसेंस क्या है ये पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से थियरी से रिलेटेड थिंकर्स कौन से है, फिर उनके बुक्स कौन से है, ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसका बुक है, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन किसका बुक है, राइट। तो ये सब
डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सीमन का है, राइट, हर्बर्ट सीमन, तो ये पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक सोसाइटी फ्रेडरिक रिक्स का है। तो यही क्वेश्चन बाद में फिर से रिपीट होते को मिलेंगे। थियरी एक्स थियरी वाई किसका है, राइट, लिंकिंग पिन मॉडल क्या है, राइट, ये सब। अब फिर से ये बुक दिया, यहाँ पे भी अलग अलग थिंकर्स दिए हैं, अलग अलग थियरीज दिए हैं, राइट। फिर अब्राहम मॉस्लो के जो भी ये इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ नीड्स, तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, फिजिकल नीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आती है, उसकी एक हायरार्की है। ठीक है, 7 टाइप ऑफ नीड्स को वो ऐसे देखता है, राइट। मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4, ये जो भी रेंसिस लिंकर्ट का कंसेप्ट है वो क्या है। तो ये सारे उन 3 चैप्टर्स में लगभग ये सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं आपके। वो 3 चैप्टर अच्छे से करिए, ये सारे विल्सन टेलर गुलिक मास्लो ये सब हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, मेन हु मैनेज, ये सारे बुक्स वहाँ पे हो जाते हैं। वो 3 चैप्टर्स जिनको पढ़ना है वो बुक अवेलेबल है, वो 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए। जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने एक कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके इसी चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उसमें सारा वो 3 चैप्टर्स में जितना भी था वो सब वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और सारे पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं, जो भी आई थिंक 2015 या उसके भी पहले के जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पीवाईक्यूज थे वो भी कवर किए हुए हैं। ल्यूथर गोलिक, राइट, ये भी एक कोड दे दिया है, कोड किसका है। देन अगेन हॉथॉर्न प्रयोग जो भी था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, राइट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इससे रिलेटेड था वो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, लिंकिंग पिन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी फिर से आ गया। ठीक है, ये सबसे लास्ट यूनिट है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं आजकल। पूछ रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज स्कीम्स, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, या अलग अलग जो भी लोकल गवर्नेंस का चैप्टर है तो अलग अलग पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड जो जो कमिटीज बनी उनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। 73 74 अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नरेगा, फूड सिक्योरिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, इसमें जो जो अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट की वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। आरटीई रिलेटेड जो भी था, राइट। नीति आयोग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीति आयोग कब बना, प्लानिंग कमीशन कब डिमोलिश हुआ, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर से ये लोकायुक्ता, सिटीजन चार्टर, ओम्बड्समैन, लोकपाल, यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चंस है, मोस्टली क्रोनोलॉजिकली पूछ रहे हैं आजकल। देखो फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है इन सब कमिटीज का। ठीक है जी, अब देखो 25 के जनवरी में पूछा था, ठीक है, इनका क्रोनोलॉजिकली लगाना है। तो यहाँ पे जीवी के राव कमेटी, अगर हम ये क्वेश्चन करके जाते तो हमें पता होता। यहाँ पे फिर से पूछा जीवी के राव कमेटी कब स्टेब्लिश हुई थी, 25 के जून में। तो इक्वेशन यहाँ पे ये सॉल्व करते तो यहाँ पे ये हो जाता, राइट। अब इनकी फिर से क्रोनोलॉजिकली लगाना है सारे मिशंस को। ठीक है, फिर से देखो क्रोनोलॉजिकली लगाना है। स्वामित्व, स्वच्छ भारत मिशन अप टू 2014 में आया था, राइट, स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि, नमामि गंगे। तो यहाँ पे मतलब क्रोनोलॉजी, अलग अलग स्कीम्स। ठीक है, तो यही करना है कि अलग अलग स्कीम्स की क्रोनोलॉजी लगाना है। सो यहाँ पे हमारे लगभग 10 यूनिट्स हमने देख लिए, राइट। उनके सोर्सेस, उनका सिलेबस भी देख लिया अच्छे से, राइट। सिलेबस में इन डिटेल जब हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं तो वहाँ पे थीम्स भी आइडेंटिफाई कर ले, राइट, कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, राइट। इसलिए जिनके पास बहुत कम टाइम है, एटलीस्ट 2023 24 25 इन 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको मस्ट है, देखना ही है, क्योंकि बहुत सारे थीम्स क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, थीम्स भी रिपीट हो रहे हैं, राइट। और जिनके पास नेक्स्ट साइकिल जो लोग एम कर रहे हैं या जो सीयूटी पीजी के लिए एम कर रहे हैं, वो 2018-19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। लगभग 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वो देख सकते हैं, राइट। और अभ्यास करके एक एनटीए का ऐप है, राइट, एनटीए अभ्यास करके, वहाँ पे आप जितने चाहे उतने मॉक्स लगा सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं पे मिल जाते हैं, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए आजकल पूछ रहा है ना, फैक्चुअल, क्रोनोलॉजिकल, ईयर्स, अलग अलग नाम, वैसे ही सारे क्वेश्चंस उस एनटीए अभ्यास ऐप में है, राइट। तो वो आपको, मुझे नहीं लगता कि पेड मॉक्स वगैरह लगाने की जरूरत है। तो क्योंकि वो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने तो कभी नहीं लगाया। तो वो वहाँ पे आई थिंक आप लोग एनटीए अभ्यास का जो ऐप है वहीं पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं। क्योंकि वो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। ऐसे नहीं होगा कि मतलब जनरली क्या होता है ना कि कोई भी क्लास के जो मॉक्स होते हैं वो जो उनके सोर्सेज होता है
आप वो सोर्सेस रेफर करते हो, फिर वहीं से वो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन सारे आते हैं क्योंकि आपने वही सोर्सेस पढ़ा हुआ है। एग्जाम में कुछ और ही क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे शायद हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत आपको टफ लगे वगैरह। तो एनटीए अभ्यास ऐप में जिस टाइप के क्वेश्चन वो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे है। तो एनटीए अभ्यास आप आई थिंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप करिए। और लगभग हमने पूरा अगर हम समराइज करें तो हमने पहले पेपर 1 देखा, वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, और उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि एक दो बार मैदान से रिवीजन किए, उसके बाद लास्ट के 6-7 साल में जितने भी पेपर 1 के क्वेश्चंस मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मोस्टली पहले तो पॉलिटिकल साइंस में जो जो आए थे अलग अलग टाइम में, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स सारे जस्ट प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करना। और जो जो बार बार आप गलतियां कर रहे हो ना उसकी फिर नोट बनाइए कि ये मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, एक फलाना मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ। ऐसे ही है अलग अलग यूनिट्स पे, एटलीस्ट 3 साल पे, अगर पॉसिबल हो तो लास्ट के 6 साल 5 साल के क्वेश्चंस देखिए। और जो भी सोर्सेस मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है, राजीव भार्गव है, ओपी गोबा है, पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड्रयू हुड का है, एंड्रयू हुड का ग्लोबल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बेलिसन स्मिथ मतलब आपके पास अल्टरनेटिव है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स को मैं तो एटलीस्ट प्रेफर करता हूँ। राइट, एनसीईआरटी दो जो एनसीईआरटीज मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एम लक्ष्मीकांत का था उसमें से 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी का बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास इतना बुक पढ़ने का टाइम नहीं है एटलीस्ट वो पीडब्ल्यूडी ओनली आई का जो एक उड़ान करके छोटा सा 100-120 पेज के अराउंड है वो तो पढ़िए पढ़िए, क्योंकि फिर अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। इतने सोर्सेस तो एटलीस्ट पढ़िए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कोई सोर्सेस आप पढ़ो अभी। ठीक है, उसके लिए भी जस्ट प्लेटो को सर्च कर लिया, उसके कुछ कुछ बुक्स है, उसके कुछ की आइडियाज़ है। राइट, ऐसे ही फिर राम मनोहर लोहिया को सर्च कर लिया, उनके कुछ कुछ बुक्स थे, सावरकर को सर्च करके कर लिया, उनके कुछ कुछ बुक्स आ गए वो लिख लिए। राइट, तो यही है उनकी क्रोनोलॉजी, उनका टाइम पीरियड क्या था सावरकर का। ठीक है, तो ऐसे ही करके अलग अलग थिंकर्स को किया जा सकता है। अ, इतना ही था, सारे बुक्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे। अ, पढ़ना कैसे स्पीडली वो भी बताया है कि बहुत सारे मतलब जब ग्लोबल पॉलिटिक्स को रिवीजन करना है तो बहुत उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स में क्या है, बॉक्सेस दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजी के बॉक्सेस है, इंफॉर्मेशन के बॉक्सेस है। ईयू होगा तो ईयू का सारा क्रोनोलॉजी दिया होगा। राइट, कौन से कंट्री ने कब ज्वाइन किया, क्या क्या हुआ, कौन से एग्रीमेंट कैसे कैसे बना है, सार्क का होगा, उसमें ब्रिक्स का होगा। ये जैसे ही मतलब अलग अलग इवेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, यूनाइटेड नेशन रिलेटेड बॉक्स था, क्रोनोलॉजी थी, पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड बॉक्स था। तो हमने देखा ही है कि यही यही करना है मतलब, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आजकल सेट कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। वो क्या कर रहा है, यही वैसे ही मतलब बस ऊपर ऊपर से जो भी बॉक्सेस है, जैसे ही एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत सारे बॉक्सेस है, क्रोनोलॉजी है, आर्टिकल्स है, उनके बॉक्सेस है। तो वो लास्ट मिनट रिवीजन जो है ना ये यहीं पे काम आएगा, वो लास्ट के 2-3 दिन में यही करना है बस। उसके पहले बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, क्योंकि एट दिन आपको ना आप नोट्स लेके जाने वाले हो, ना आप ये सारे बुक्स लेके जाने वाले हो। वहाँ पे आप और आपका माइंड जाएगा। तो जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा वो बुक्स पढ़ के ही होगा। बस फालतू के लास्ट मिनट जो भी रिवीजन वाले नोट्स मिल जाते हैं इधर उधर से, उससे तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कितना रट सकते हो, उसके कुछ लिमिटेशंस है। राइट, तो जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर किसी पर्टिकुलर डेट पता भी नहीं होगी तो भी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में हम उस इवेंट को जब सिचुएट करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से करना है। मुझे पता है कि ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया, अराउंड 1 आवर एंड 18 मिनट्स, लेकिन 3 साल के क्वेश्चंस हमने देखे लगभग 23-24 के दोनों, और 25 के लगभग दोनों, जनवरी के भी और अभी जून के भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे, थीम्स भी आइडेंटिफाई करे, क्वेश्चंस बहुत सारे कैसे अप्रोच करने हैं, हमने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए। राइट, तो आई थिंक इट वर्थ इट था। अब आप लोग बताओगे वर्थ इट था कि नहीं, कमेंट करिए। जिनको भी पसंद आया होगा, जो लास्ट टाइम तक थे यहाँ पे, वो अगर पसंद आया है तो आपके बाकी के फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। खुद के पास ही लिमिट रखना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, वो टेंडेंसी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक्ड इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ठीक है, थैंक्स यू ऑल, विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन।